जी आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप कवरेज इंडिया टीवी पर। आज के नतीजों की बड़े दिलचस्प हो गए नतीजे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब अब एग्जिट पोल के बाद तो ऐसा लग रहा था कि नतीजे डन डील हैं, लेकिन देखिए साहब क्या हालत है इस वक्त। 288 पर एनडीए, 241 पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल टैली भारतीय जनता पार्टी अभी 140 को कभी छूती है, फिर 240 को छूती है, फिर पीछे आ जाती है, 233 पर है। कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास चल रही है लगातार, 96 सीट्स पर अभी भी उसकी बढ़त जो है वो बरकरार है। इसके अलावा बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के अलायंस से ऊपर चल रहा है, ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रहा है। और वो एक ऐसा झटका है जिससे बीजेपी रिकवर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देवेंद्र लगातार बात कर रहे थे, एक बात बोलना, बाकी सब तो समझ जाए शायद। बीजेपी देखिए, बीजेपी क्या चाहती है कि एनडीए की सरकार बने, या बीजेपी ये चाहती थी हमारी सरकार बने? बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश की उसके अपने दल की सरकार बने। अगर 272 नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि बीजेपी जो है वो वहां तक नहीं पहुंची और उसकी हार ही मानी जाएगी, चाहे सरकार बन जाए। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लें, फिर मैं देवेंद्र आपके पास आ रही हूँ। जरा 80 सीटों का जो रुझान है वो आपके सामने रख दें, क्योंकि एक बार फिर से मुझे बताया जा रहा है कि ये चली बदली है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अच्छा कैराना जो थोड़ी देर पहले तक बीजेपी के पास दिखाई दे रहा था, ये एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है। नगीना, यहाँ पे बहुत देर से एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है। मुरादाबाद, जहां से रुचिवीरा आगे चल रही है, रामपुर की बात कर लें, संभल की बात कर लें, अमरोहा की बात कर लें, ये वो सीटें जहां इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरठ, जहां अरुण गोविल आगे चल रहे, अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता, जी। तो मेरठ से बीजेपी आगे, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और आगरा, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बदायूं में बीजेपी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। रायबरेली, कांग्रेस पार्टी आगे, राहुल गांधी यानी कि आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। अमेठी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। मार्जिन क्या है? 35,000 से ज्यादा का, जो लास्ट मैंने चेक किया था इलेक्शन कमीशन, 35,000 का फर्क है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, यहाँ भी समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मेनका गांधी भी यहाँ पे पीछे चल रही है, इसका मतलब स्मृति ईरानी 46,000 वोट से पीछे हो गई। 46,000, ये और बढ़ गया है, ये फासला और बढ़ गया है। कानपुर, अकबरपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये वो सीटें जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। जालौन, कन्नौज, इटावा, देखिए कन्नौज, इटावा वाला एक ये आंकड़ा बदला है। ये थोड़ी देर पहले तक बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। कन्नौज, जालौन, फतेहपुर और कौशाम्बी, यहाँ समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ पे ये फासला कितना हुआ है, अगर पिनाक साहब थोड़ा देख के बताएं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। बाराबंकी, कांग्रेस पार्टी, प्रयागराज, कांग्रेस पार्टी, फूलपुर, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज, यहाँ इन 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। वाराणसी, भदोई और सलेमपुर, इन सीटों पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ सीटें जो हैरान करने वाली है, उसमें से एक अयोध्या कही जा सकती है। हालांकि 4,000 के डिफरेंस, 4,000 वोट का डिफरेंस अयोध्या सीट पर आप कह रहे हैं, ये अभी भी पाटा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देवेंद्र, सीट क्या है? अयोध्या सीट की बात करने सौरभ, तो वहाँ पे बकायदा एक नारा चला था कि अयोध्या नकाशी इस बार पासी। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो पासी थे। तो कास्ट इन सारी सीटों को अगर देखें तो एक विश्लेषण करें तो कई सीट आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ बीजेपी एक खराब कैंडिडेट के चलते ऐसी तस्वीर दिख रही है। दूसरी जगह पे जाति बहुत प्रभावी रही। तीसरी चीज़ जो बात हो रही थी, आज जो मैंडेट है वो किस चीज़ का मैंडेट है, कि हम बीजेपी ने या कांग्रेस ने जो कहा वो हुआ कि नहीं, या फिर नई सरकार बनाने का। अगर नई सरकार बनाने का मैंडेट किसी के पक्ष में आता है तो मायने वही रखता है। हमने क्या कहा, हमने क्या टारगेट रखा था, उस टारगेट के नज़दीक गए या उससे दूर रखे, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो 2-4 दिन की बात होती है। सरकार बनाने का मैंडेट बीजेपी लेके आ पा रही है कि नहीं, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर बीजेपी अपने दम पर 272 लेकर नहीं आती है, उसका असर ज़रूर है, और उसका असर कई रूपों में आपको दिखेगा। बीजेपी के अपने इंटरनल डायनेमिक्स में भी दिखेगा,
संघ के प्रभाव की बात जो कही जाती है उसमें आपको दिखेगा, बीजेपी के भीतर जो एक दूसरे के नेताओं के बीच जो वर्चस्व की बात होती है उसमें दिखेगा, सरकार की कार्यशैली में भी दिखेगा और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आएगा। अगर बहुमत वाली सरकार जब आती है ना तो फिर दुनिया आपको अलग तरीके से हैंडल करती है। जब जोड़ तोड़ वाली अगर सरकार बनती है तो फिर उसमें नज़रिया कुछ अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट का असर नहीं पड़ना है, लेकिन अंत में मायने सिर्फ यही रखता है कि सरकार किसकी बन रही है। और ख़ासतौर पर तब जब आप ये देखें कि पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के बाद ये पहली तस्वीर ऐसी दिखेगी डेमोक्रेसी में जहां पर कोई सरकार तीसरी बार मैंडेट के लिए जा रही हो और मैंडेट लेकर आ रही हो। देखिए मैं इसके पहले जैसे चाइना का उदाहरण दिया, एर्दोगान का दें, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए जब डेमोक्रेटिक सेटअप अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हुई है कि शेयर बाजार पे तो इसका बहुत शेयर बाजार पे बड़ा 4000 जबरदस्त असर है, पॉइंट्स 5% से ज्यादा गिरा हुआ है। मैंने बताया कि उसका कई सारा इसके असर बहुत ज्यादा है। बहुत असर होगा। इसका एक पहलू जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये एक तो होती है जोड़ तोड़, आपने कहा ना, जोड़ तोड़ की तब सरकार होती है किसी के पास मैंडेट नहीं हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। नहीं, अभी कहीं जा यहाँ पे सकता है ये। देखिए, यहाँ पे अगर 287 है। अगर एनडीए 272 से नीचे जाएगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। अगर एनडीए, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस है, एनडीएम के साथ ही पहले से तय है। नहीं, प्री पोल अलायंस में भी मिनट में बदलता है। नहीं, अलायंस में भी अलायंस पार्टी दबाव डालते हैं। मैं देवेंद्र की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसका असर जो होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पड़ेगा, संघ का जो हस्तक्षेप रहेगा उसके अंदर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार बोल रहे थे कि तीसरी बार जब मैं आऊंगा तो मुझे कड़े फैसले लेना है, बड़े निर्णय लेना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जो बड़े निर्णय के जो प्लान होंगे उन्हें वो ठंडे बस्ते में डालना होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, तो मोदी के जो एजेंडे होते हैं मोदी जी बिना किसी से पूछे लागू करते, जैसे 2014 और 2019 में किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के साथ सरकार चलाना है, इस बात को जानते हैं, तो उनको कई निर्णय अपने भविष्य के लिए छोड़ना पड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने मन को सहला लो कि ठीक हम सरकार बना रहे, लेकिन ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी बड़े मन से मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये उनकी हार हुई है। जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था वह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी मत गया है। अलायंस पार्टनर्स जब होते हैं ना तो बहुत सारे दबाव अलायंस पार्टनर्स के होते हैं, आप वो फैसले नहीं कर पाते। देखिए इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता कि एक संगठन को 272 मिले हैं तो उसका जो मैंडेट होता है वो डिफरेंट होता है ना। इसमें कब डिबेट हो सकता है? अगर आपके पास पूर्ण बहुमत अपने दम पे नहीं है तो उसका स्वाभाविक तौर पे एक आपके अंकुश आ जाते हैं, उसमें कौन सी डिबेट है? ठीक है सर, मतलब प्रश्न मैं फिर कह रहा हूं, इसमें दो फर्क हमेशा लेके चलिएगा कि एक जोड़ तोड़ की होती है, एक होता है वो अलायंस जो पहले से अलायंस है वो बिना है। वहां का आप दो अलायंस चुनाव में गए थे, एक अलायंस को मिल गया, बीजेपी को अपने दम पर नहीं मिल रहा है। ये बात भाजपा की अगर 2004 में जब अटल जी की सरकार हटी थी, सलमान खुर्शीद थ्रू हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा था कि जब 2004 में तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 7 सीटें ज्यादा थी, 137 एंड 245 थी, 145। तो लेकिन क्योंकि वो अलायंस था, जो एनडीए अलायंस था, एनडीए अलायंस में चंद्रबाबू नायडू पिटे थे, अन्ना डीएमके पिटी थी, तो अलायंस पिट गया था। ये अलायंस जीता है, तो अलायंस जो जीतेगा वो तो वही जीतेगा। हाँ, अगर उसमें से किसी एक संगठन, एक दल को पूर्ण बहुमत मिलता तो उसका अधिकार हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब जुड़ गए। सलमान साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, मुझे अगर आप सुन पा रहे होंगे, यूपी से तो बहुत अच्छी खबरें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इससे भी बेहतर खबरें आएंगी, लेकिन इतनी आई ना, शुक्रापन नहीं करना चाहिए, इतनी आई हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और यूपी की जनता का आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथियों ने, अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इतना बड़ा प्रयास किया है और वो प्रयास आज सफल दिख रहा है। इसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। सलमान साहब, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य इस वक्त दिखाई दे रहा, आपने सही कहा, आपके राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी थी यूपी में चली आखिरकार, और उसकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पीछे रह जाए। यूपी हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब देखिए, ये बात तो आप उन्हीं से पूछिए कि वो क्या समझते हैं, वो क्यों पीछे रह गए। हमको तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि वो पीछे क्यों रह गए, लेकिन पीछे सिर्फ इसलिए नहीं रह गए कि हमारे दो नेता सशक्त रूप से मिलकर उन्होंने चारों तरफ उत्तर प्रदेश में जाकर अपना संदेश पहुंचाया। वो पीछे इसलिए भी रह गए कि उनके काम में त्रुटियां हैं,
उन्होंने लोगों का नुकसान किया है, उन्होंने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है। और इन सब चीज़ों को लेकर हमने ये कहा कि ये सब समाप्त होगा, ये सारे कष्ट समाप्त होंगे, एक हम नया संसार बनाकर लोगों को देंगे। और इसको लोगों ने स्वीकार किया। और अंततः ये जब हमने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे जगह जगह, हम मोहब्बत का संदेश लेकर आए हैं, उसको लोगों ने स्वीकार किया। और इससे बड़ी बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। सलमान साहब, लेकिन ये ठीक है कि यूपी में बीजेपी को बहुत चोट पहुंची, आपको फायदा हुआ, लेकिन एनडीए तो अभी भी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? वो बन जाएं, आगे हम देखेंगे। वो बन तो जाएं, पहले बन जाएं और उनको लोग बनने दें, उनके अपनी पार्टी के लोग बनने दें। हमारा उसमें कोई सहयोग तो होगा नहीं। वो अपनी उनकी पार्टी के लोग उनको बनने दें और फिर वो चला सकें। जिस स्टाइल में उन्होंने सरकार चलाई थी, उस स्टाइल में वो सरकार चला सके। ये तो सारे उनकी समस्याएं हैं, इस पर आप उनसे ही पूछ सकते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अभी भी आप होपफुल हैं कि आप लोगों ने जो 295 कहा था, 295, वो मुमकिन हो पाएगा? अभी मुझे 241 दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। अगर हम चलिए 41 दिखाई दे रहा है ना, अभी दुकान बंद तो नहीं हुई है ना, अभी तो काउंटिंग चल रही है। जब काउंटिंग खत्म होगी तब आप मुझे ये फिर याद दिला दीजिएगा। 295 नहीं आए आपके, बता दीजिएगा। चाहिए तो 270-71 है ना जी हाँ। हम तो 295 की हमने बात करी है। जब गिनती पूरी हो जाएगी तब आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, हम जाएंगे नहीं कहीं, आपको जवाब दे के जाएंगे। नहीं सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको 30 चाहिए और 272 के करीब जाने के लिए अलायंस में बीजेपी को 40 चाहिए अपने, अगर उनको 272 के आसपास पहुंचना है। तो अब दुकान तो चल रही है, बात सही है, काउंटिंग अभी जारी है। अब देखिए ये 30-40 का फर्क है दोनों के लिए, कौन इसको पूरा कर लेकिन पाता आपको बताऊं, कुछ सीटें भी मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा उत्तर प्रदेश का देख रही थी, तो कानपुर, फतेहपुर, फूलपुर, बहराइच, फर्रुखाबाद, मिश्रिक, ये बीजेपी जिन सीटों पे लीड कर रही है, इसमें लीड जो है वो मतलब 500 से लेकर 7-8 हजार तक की है। बहुत कम है। वो दोनों तरफ से सीटों में होगा। एक चीज़ और देखें इस मैंडेट में कि वो खतरनाक इंडिकेशन है, खतरनाक इस रूप में कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिजल्ट को खतरनाक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बारामूला की सीट से जो जीत रहे हैं वो अलगाववादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडिपेंडेंट। और पंजाब से भी अच्छे से बारामूला, दूसरा अमृतपाल, वो तीसरा श्रीनगर में भी जो महबूबा के कैंडिडेट हैं पर्रा, वो काफ़ी दिनों तक अंदर थे, वो वहाँ पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेशन भी बड़ा अजीब है। और कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव कर रही है कि ये इस इशूज़ की जीत है, तो उसमें ये कहाँ फिट बैठता है? देखिए, दो चीज़ें इसका मैसेज है कि चुनाव इंडिपेंडेंट हुए हैं, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई वोट ज़्यादा या कम नहीं दिखाए। एक तो ये मैसेज है। और दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है देश के लिए, वो है कोएलिशन सरकार की वापसी। किसी का भी कोएलिशन हो, वो उस ताकत से नहीं चलता जैसे एक पार्टी की सरकार चलती है, चाहे वो कांग्रेस लेड कोएलिशन हो, चाहे वो बीजेपी लेड कोएलिशन हो। बीजेपी लेड कोएलिशन की सरकार बनेगी, इसमें कोई बहुत डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, ये उनके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा मैसेज देश की राजनीति के लिए नहीं है कि कोएलिशन की सरकार एक बार फिर से वापस आ जाए। ये दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। और तीसरी बात है कि अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कभी कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत जाते हैं, ये किसी तरह से मैनिपुलेशन करके जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है, सुप्रीम कोर्ट इनकी जेब में है, मीडिया इनकी जेब में है। ये कम से कम अब कहना बंद करें। सलमान खुर्शीद जो एक बात कह रहे थे इशारों में कि अब क्या ये वैसी सरकार चला पाएंगे जैसी चलाते थे मोदी, अगर तीसरी बार बन भी जाते हैं? देखिए, मोदी तो जैसी सरकार चलाते थे वैसी चलाएंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने तरीके से सरकार चलानी है, नरेंद्र मोदी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और मोदी को जो करना है वो करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। वो एक अलग तरह के नेता हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 सीट कम है कि 30 सीट कम है। ही इज वॉट ही इज। वो कोई इन चीज़ों पर समझौता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई करप्शन करने लगेगा उनकी सरकार में, इसका मतलब नहीं कोई इंडिसिप्लिन करने लगेगा वो उनकी सरकार में। ही विल रादर, मतलब वो सरकार न चलाना पसंद करेंगे बजाय इसकी कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। वो समझौते करने वाले आदमी है नहीं। खुर्शीद जी तो एक कदम और आगे बढ़कर अजय जी ये भी कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इससे भी लेकर उन्हें डाउट है, उनके अपने ही उन्हें बनने देंगे। वो तो ये कह रहे, देखिए उस समय जो बातें क्या कही जा रही थी कि चुनाव होगा, मोदी जीत जाएंगे,
तो फिर वो अमित शाह को बना देंगे। तो ये इन बातों को इनको नहीं, देखिए बहुत कम लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, और कांग्रेस के लोग तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं जानते। तो नरेंद्र मोदी के लिए सेटबैक हो सकता है, सीटें कम आई हैं उनके नेतृत्व में, ये उनके लिए होगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि वो समझौते करेंगे। अगर उन्होंने समझौते कर लिए होते तो शायद मैंडेट पूरा आ जाता। कुछ महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की विदर्भ की 10 सीटों का जो इस वक्त रुझान आया है, उसमें नागपुर तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, और ये मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया है, फासला बहुत बड़ा हो गया है। रामटेक की बात करें, यहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। भंडारा गोंदिया की बात करें, बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली में कांग्रेस पार्टी, चंद्रपुर में कांग्रेस पार्टी, बुल्ढाना में शिवसेना का शिंदे गुट वो यहां से लीड कर रहे हैं। अकोला से कांग्रेस पार्टी, अमरावती से भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, और वर्धा यवतमाल से भी ये शिवसेना, वर्धा से एनसीपी का शरद पवार गुट और यवतमाल से शिवसेना उबाटा गुट जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विदर्भ के 10 सीटों का रुझान है जो अभी मैंने चलिए इस बीच एक और अपडेट दे दूं आपको कि मेरठ से अरुण गोविल जो है वो 6020 वोटों से पीछे हो गए। और ये लगातार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो कैंडिडेट दिए हैं, जो इक्वेशन बनेंगी तो वो वहां पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अरुण गोविल को बीजेपी का खुद का संगठन भी एक्सेप्टेबल नहीं कर पा रहा था। और इस बीच यूपी की चंदौली, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, उन्नाव, धारहरा, अलीगढ़, संभल, मेरठ, ये ऐसी सीटें हैं 10 जिसमें जीत हार का मार्जिन जो है वो 700 से लेकर मतलब 7000 तक के बीच में जा रहा है। सौरभ सर, मुझे लग रहा होगा मायावती को अफसोस हो रहा होगा गठबंधन में न आने का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में न आने का। मायावती शायद अफसोस कर रही होगी कि गठबंधन में आ जाते तो शायद 2-5 सीटें उसी भी इस बार मिल जाती चुनाव में। लेकिन यूपी की तस्वीर अभी भी बदल सकती है, क्योंकि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो बहुत कम लेकिन बड़ी देर से पिनाज, अगर आप ओवरऑल टैली की नजर डालें या नीचे जो पार्टियों की इंडिविजुअल अभी स्थिति है वो बदल नहीं रही है, ऑलमोस्ट वही है। एनडीए 288-90 के आसपास है, भारतीय जनता पार्टी 230, 232, अब 234 हो गई है, कांग्रेस पार्टी भी 90 समथिंग में बहुत देर से। तो इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक स्टैटिक स्थिति बनी हुई है अभी तक। ये आप ठीक कह रहे हैं सौरभ। बाय एंड लार्ज जो अब तक का अनुभव रहा है पिछले चुनावों का, जो भी जब भी इस तरह के नतीजे आते हैं, तो एक बाय एंड लार्ज इस टाइम तक जो परिस्थिति बनती है वही फिर आगे चलती है। उसमें 5-10 सीटों का आगे पीछे हो सकता है। तो दो चीजें बड़ी क्लियर हैं कि अपने दम पर बीजेपी 272 मार्क पूरा नहीं कर पाएगी। दूसरी बात यह भी बिल्कुल क्लियर है कि एक 290-300 सीटों के साथ बीजेपी एक कोalition की सरकार बनाएगी। ये भी तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी तय है कि नरेंद्र मोदी बदलेंगे नहीं जैसा ये लोग सोचते हैं, और ना कोई मोदी को बदलेगा, ना कोई बदल सकता है। ये चीज़ें बड़ी क्लियर है। और चौथी बात यह है कि अब इस पूरे चुनाव के लिए कोई किसी को मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये ईवीएम से बदल के, ये डीएम पर प्रेशर डाल के, ये मीडिया का साथ लेकर के किसने चुनाव जीत लिया। देश की जनता तय करती है, और फिर बाकी कोई इसमें कोई असर नहीं डाल सकता। और विपक्ष का मोरल लेकिन बहुत हाई दिखाई दे रहा है। ये जो रजत जी कह रहे हैं ना, रजत जी जो कह रहे हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठते थे, इसके बाद वो सब प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएंगे। और ये किसी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को ये विश्वास हो कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होता है, बिना दबाव के होता है, और बिल्कुल सुचारू चुनाव होता है। ये जो इतने दिनों में ये माहौल चुनावों पे, चुनाव आयोग पे, देखिए देश की जनता के मन में भी ये सवाल, ये डाउट पैदा हो गए थे। अगर ये 400 पार होता तो लोग कहते कि बस मैनिपुलेट कर लिया। और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की गई थी लॉयर्स की, जो फिर इसको लेकर के नैरेटिव क्रिएट करते, ईवीएम पर सवाल उठाते, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते, कोई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता, और फिर ये सवाल। अब कम से कम वो स्थिति नहीं है। ईवीएम भी ठीक है, अब कुछ भी वीक नहीं है। और सेलिब्रेशन जो ऑपोजिशन के खेमे में हो रहे हैं वो आप देखिए, 2 खबरें ऐसे आई हैं। काली घाट में ममता बनर्जी के घर के बाहर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी देवेंद्र, वैसा तो कम से कम रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के घर के बाहर काली घाट में जहां सेलिब्रेशन शुरू हो गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ता बड़ी खुशी मना रहे हैं, वहां पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये दोनों रीजनल पार्टीज हैं, ये डिजर्व भी करती हैं। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इतना एनहांस किया
है कि ये दोनों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये दोनों डिजर्व करती है। अधिकारी परिवार का बीजेपी के साथ आ जाना, कोई इसका फायदा नहीं हुआ देवेंद्र, क्या वजह है? और निश्चित तौर पर न सिर्फ आना बल्कि उनको जितना फ्री हैंड दिया गया था बंगाल में, बाकी पहले के बीजेपी के जो नेता रहे हैं एक तरह से उनको किनारे रखा। जैसे दिलीप घोष की जो कंस्टिट्यूंसी बदली गई, उसके पीछे वजह ही यही थी कि अधिकारी चाहते थे कि उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, और उस हद तक बीजेपी गई कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और दिलीप घोष 2 बार के सांसद रहे, उनकी कंस्टिट्यूंसी को ही बदला गया। तो एकदम से फ्री हैंड उनको दिया गया था, और मकसद ये था कि ममता बनर्जी की ग्राउंड की जो पॉलिटिक्स है उसको अधिकारी बंधु क्योंकि बेहतर समझते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी इसको ठीक तरीके से हैंडल कर सकें। लेकिन अगर ये जो इंडिकेशन है वो तो ये बता रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कहीं सफल होते हैं, कहीं फेल होते हैं। आप ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी ने मिलकर की है। 133 सीटें टीडीपी जीत चुकी है। ये बिल्कुल कमाल का परिवर्तन है। पश्चिम बंगाल की टैली इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इस पर गौर करिए। 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी जहां लीड कर रही है, एक मालदा दक्षिण है और एक बहरामपुर जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुर्शिदाबाद की सीट जहां पर लेफ्ट पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जरा आप पश्चिम बंगाल की टैली दिखाइए, पार्टी वाइज सिचुएशन उससे सामने आएगी। बीजेपी 10 सीटों पर लीड करी है, उसमें एक अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर। अच्छा, मालदा उत्तर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है, यहां से वो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 8,579 वोटों से मार्जिन से जो है वो आगे चल रहे हैं। एक डेटा ये भी आया है कि ऑलमोस्ट 200 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 10,000 से कम है। 200 सीटों पूरा हर स्टेट वाइज भी मैं जब डाटा देख रहा हूँ सर, तो बहुत सारी सीटें ऐसी जहाँ पे 1500, 2000, 3000, 4000, तो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधानसभा में ये मार्जिन पूरा हो जाता है। हाँ, लेकिन देवेंद्र, इसका मतलब ये भी तो है कि ये कहानी पूरी तरह पलट सकती है। बिल्कुल पलट सकती है, बिल्कुल। पूरी तरीके से मिली जुली सरकार की बात जो मैंने कही उसी संदर्भ में आपने मेरठ देखा ना, एक समय 46,000 से जीता हुआ आदमी आज जो है 6,000 से कितने से पिछड़ रहा है, 6,000 से पिछड़ गए। और मैं आपको बीजेपी की पश्चिम बंगाल की सीटों में बता दूं कि मार्जिन जो है पुरुलिया पे जो है वो 1446 वोटों का है, कांथी पे 2553 वोटों का है, तमलुक पे 5065 वोटों का है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पे बहुत क्लोज मार्जिन से बीजेपी बंगाल में बढ़त बनाए हुए। अगर एक राउंड की बात करें तो करीब 14 टेबल होती हैं एक राउंड में, और सारी विधानसभाओं की एक साथ काउंटिंग होती है, तो करीब 70 पोलिंग बूथ, मतलब 70,000 वोट एक बार में गिने जाते हैं। तो एक राउंड में 70,000, अगर 2-3 राउंड में अगर इधर खिसक गया तो चेंज तो हो सकता है, लेकिन अमूमन जैसा रजत जी ने कहा, जो 12 बजे के आसपास आ जाता है, क्योंकि वो ट्रेंड भी है। अगर एक वोटर ने ऐसा ट्रेंड किया तो अमूमन वो ट्रेंड चलता रहता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी काफी कई लाख वोट काउंट होने बचे हैं। ये 295 पे देखिए ना, एनडीए फिर आ गया। ये 295 क्या सोच के राहुल जी ने कोट किया था, बार बार एनडीए घूम फिर करके वो 295 के आंकड़े पर आ जाता है। रजत, फिर अभी आप थोड़ी देर पहले आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, जगन मोहन सरकार का जाना, टीडीपी का आना, ये क्या मैसेजिंग है? ये बड़ी चीज़ सी वाईएसआर के को लोग हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प मिला, और तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी दोनों का मिला जुला विकल्प मिला, लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये बड़ी क्लियर है कि लोग उसको हटाना चाहते थे, परेशान थे, उन्होंने कोई ऐसे बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, और लोगों को लगा कि ये सरकार बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई बहुत असर है वहाँ पर, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट मिलने से ये लैंडस्लाइड हो गया। जी, कोई सोशल मीडिया पर पूछ रहा है कि ये तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, ये कितने रिलायबल पार्टनर्स होंगे, भाग तो नहीं जाएंगे अगर वहां से भी बुलाएगा? देखिए, ये दोनों वहां जाके छोड़ के आए हैं। रजत जी, इसमें मैं आपने वो जो बताया ना चंद्रबाबू नायडू वाला, उसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को बड़ा एक फिलिप मिला जब उनको उनकी गिरफ्तारी जो पूरा आंध्र प्रदेश का जो वो जो मंजर है, राजनीतिक लैंडस्केप है, वो चेंज हो गया उसकी गिरफ्तारी के बाद, और वहां से एक जो है उसका एक बवंडर उठा जिसने कि इनको धराशायी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया था, मतलब उसका पूरा पैसा बजट का वो लोगों को लाभार्थी देने में, गरीब लोगों को पैसा देने में, बच्चों की फीस के लिए सब पैसा देने में करता था। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी वर्ग हमेशा आपके साथ नहीं रहता, दूसरी चीजें भी रहती हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बहुत बड़ी बात होती है, और
इतना बड़ा एक मतलब जिसको कहते हैं सरकार के प्रति लोगों में एक आकर्षण होगा कि भाई मुझे मुफ्त का मेरा पेट भर रहा है, और जो नतीजे दिखा रहे हैं वो उस लाभार्थी का आपके प्रति आकर्षण नहीं दिखा रहा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आंध्रा की राजनीति में तो जगन ने सारा अपना बजट ही लाभार्थियों के लिए लगाया दिया था। रजत जी, तो शायद इसका कहीं बाद में विश्लेषण होगा, शायद कहीं ये भी हो ठीक है। कि जो फ्रीबीज हैं या ये जो है इनका पता नहीं कितना राजनीतिक राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जब दिया तो उससे अब जैसे नरेंद्र भाई ने दिया 80 करोड़ को दिया, तो ये 80 करोड़ वो नहीं है जिनको की भूख है, इनमें से 70 करोड़ वो है जिनके की पास डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो सारी पैसा राशन खरीदने में लग जाता था। तो जब फ्री राशन मिला तो उनके पास ये डिस्पोजेबल इनकम मिल गई कि भाई अब इस इनकम से मैं अपनी एस्पिरेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी आकांक्षाओं के लिए मेरे पास साधन आ गए हैं। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इसका जितना प्रभाव दिखना चाहिए राजनीति में नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक अब जरा सा वोटों की हम बात कर लें पिनाज, एक सेकंड बस। ये भी इंटरेस्टिंग है देखना, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी को अभी तक जो जितना वोट मिला है वो 39% वोट है। अपने 2014 से 2% ज्यादा, 2% ज्यादा वोट, 39% वोट बीजेपी को गया अभी तक। कांग्रेस पार्टी को 25.5% वोट मिला है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने 5% वोट अपना बढ़ाया, 5 से 6%, 19% था, 19%, तो 6% के करीब वोट ज्यादा मिला, 6% वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया और 2% बीजेपी का वोट बढ़ा। उसके बाद ये परिस्थिति इस वक्त जो आपको दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस 52 से उठकर 93 पर आ गई है। बीजेपी 303 से अपनी इस वक्त 234 पर लीड कर रही है केवल। इन नतीजों में एक चीज और निकल कर आ रही है, छत्रप्पू की राजनीति जो कहा जा रहा था कि खत्म हो रही है, बाइपोलर इलेक्शन होंगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही थी। लेकिन अब चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें या हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक बार फिर से रीजनल पार्टी जो है वो स्ट्रांग होकर उभर रही है। देखिए, ममता बनर्जी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। बिहार में नीतीश कुमार का साथ किसी को भी लेना पड़ता है, वो अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो जहाँ जहाँ जातिगत समीकरण होते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब तमिलनाडु में तो पहले से ही डीएमके एआईडीएमके हमेशा से रही है, तो कभी भी रीजनल पार्टियां ख़त्म नहीं हुई, कभी भी उनकी ताकत ख़त्म नहीं हुई, और ना ही कभी जो कास्ट के समीकरण हैं वो ख़त्म हुए। लेकिन जब जब दूसरे कंसिडरेशन इनको ओवरटेक कर लेते हैं तो फिर ये गौण हो जाते हैं, और जब वो दूसरे कंसिडरेशन कम हो जाते हैं ये फिर चीज़ें उभर के वापस आ जाती हैं। सर, टीएमसी 30 सीटों पर आगे हो गई है। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से आप टैली देखिए, पश्चिम बंगाल 30 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी वाकई में इस वक्त बड़ी खुश भी होंगी, और वाकई में जो अहम की लड़ाई उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने लेफ्ट का किला अगर ढहा दिया तो बीजेपी क्या चीज़ है, ये उनके शब्द थे। तृणमूल इस वक्त 30 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 11, कांग्रेस 1, लेफ्ट 0। लेफ्ट तो वाकई में 0 पर डाल दिया ममता बनर्जी ने। सुधांशु जी, बीजेपी 11। नहीं, स्वाभाविक तौर पे जो भाजपा ने अपेक्षा करी थी उससे ये प्रदर्शन बहुत ही कम है। मतलब मैंने तो कहा ना कि कहाँ तो ये उम्मीद थी कि भाई 18 से 26, 28 इन सब की कल्पना थी, वहां पे 11 पे आना अगर कोई बड़ी जीत बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव में है वो है उड़ीसा में। असेंबली और लोकसभा दोनों में लैंडस्लाइड। वहां 25 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हरा के अपनी सरकार बनाना, ये एक बड़ी उपलब्धि और विकल्प बनना था। क्या है कि हमेशा उड़ीसा की पॉलिटिक्स जो थी वो बीजेडी और कांग्रेस के बीच में रही थी, बिल्कुल हमेशा से। भाजपा पहले बीजेडी के कंधे पे उड़ीसा की राजनीति करती थी, फिर नवीन पटनायक ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अलग करी, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो थी तब भी वहां पे प्रमुख थी। अब कई लोग ये कह रहे थे कि रणनीति में गलती की, आपको ध्यान होगा वाईएसआर का साथ छोड़ दिया, नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया, इनका नुकसान होगा। ये रणनीति सही साबित, दोनों जगह फायदा हुआ। जबकि ये हो गया था कि एक समय कि नवीन पटनायक के साथ तय हो गया है, बिल्कुल, और फॉर्मूला ये हो रहा था कि भाई लोकसभा में भाजपा ज्यादा लड़ेगी और उसी अनुपात से विधानसभा में वो लड़ेंगे। ये एक फॉर्मूला बन रहा था जिसको कि कई किस स्तर पे अस्वीकार्यता हुई मुझे नहीं पता। वो सिर्फ कुछ विधानसभा सीटों को लेके, नंबर्स को लेके। लेकिन देखिए, वो कहते हैं कि
कई बार प्रोविडेंस होता है कि आप कुछ कर रहे थे, करते करते किन्हीं कारणों से नहीं करा और उसका देखिए ये एनडीए की सरकार जो है, लेकिन कहते हैं गिर गया तो दंडवत। बस नहीं ये जो, लेकिन अगर एनडीए 291 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बड़ी वैसे तो मजबूत हैं लेकिन है बैसाखियां ही दिखाई दे रही हैं, टीडीपी की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 15। और दोनों एकदम हार्ड बार्गेनर हैं। जैसे नीतीश कुमार के लिए ऑफर सोचिए सौरभ, इधर से ऑफर जाए इंडिया अलायंस वालों की तरफ से कि आपको डिप्टी पीएम बना रहे हैं या पीएम बना रहे हैं, फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू को तो देखा अभी केसी त्यागी जी को आपने सुना था या नहीं सुना था? तीवर ही बदले हुए उसी वक्त ही नहीं, लगे वो बिहार वाले उनके पोस्ट से दोबारा आने लगे, नीतीश सबके हैं। नहीं नहीं, देखिए लेकिन क्या है, कहीं भी एक बात ये भी समझनी चाहिए कि मान लीजिए दूसरी तरफ से कोई कोalition सरकार बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 90। तो वो सरकार चल पाएगी या जिसके पास 236 सीटें हैं उसकी लीडरशिप में सरकार बने वो चलेगी? और नीतीश को ऑफर कौन देगा? खड़गे देंगे या ममता देंगी या कौन देगा? ये देखिए, वो देखिए वो चलने वाला वो है ही नहीं। वो विकल्प जो है वो इतना छितरा हुआ विकल्प है, जहां पे कि प्रभुसत्ता की का संघर्ष जो है वो इतना जटिल है। आप सोचते हैं कि ममता जो है किसी का नेतृत्व मानने वाली है? और उसमें फिर अखिलेश कहेंगे कि भाई मैं 40 सीट लेके आया हूं, मैं क्यों नहीं बिल्कुल 16 सीट वाले सही बात है। सबसे बड़ा दल कांग्रेस के बाद जो बन के उभरेगा इस बार, वो अखिलेश का दल समाजवादी वो कहेगा मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल से ये जो है सुनने में आंकड़ों में ठीक लगता है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। एक महाराष्ट्र का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भी 11 सीटों पर लीड कर रही है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट भी 11 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो एनसीपी का अजीत गुट, इसे नुकसान दिखाई दे रहा है, शिंदे गुट को भी नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो है सो है वो अजीत गुट का तो खाता खुला कि नहीं खुला अभी तक? नहीं, एक सीट पर महाराष्ट्र में वाकई जो है भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है।